Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. Today we are going to start chapter 37 of Guyton Physiology. So this chapter is based on hemostasis. So let's study it. hemostasis. So hemostasis का क्या मतलब है? hemostasis का मतलब है कि ब्लड फ्लो को स्टॉप करना। ठीक है कि ब्लड वेसल में इंजरी हो गई है तो उससे ब्लड फ्लो जो ब्लड लीक आउट कर रहा है उस ब्लड को स्टॉप करना, इसको नाम देते हैं हीमोस्टेसिस का। ठीक है, तो इसके बेसिकली 4 जो हैं स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इसका क्या है? वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है, वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन, जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे ब्लड वेसल जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट प्लग बनता है। जो डैमेज ब्लड वेसल है उनके अंदर प्लेटलेट प्लग बनेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है? ब्लड क्लॉट बनेगा, क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, और फोर्थ स्टेप है इसका फाइब्रस टिश्यू बनेगा। ठीक है, तो क्लॉट के अंदर फाइब्रस टिश्यू बनेगा, उस क्लॉट को फिर वो टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा, परमानेंट टिश्यू बना देगा उसे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं हीमोस्टेसिस के। ठीक है, तो इन चारों स्टेप्स को डील करने से पहले हम प्लेटलेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या चीज़ है? ठीक है, प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग में बहुत अहम रोल जो है प्ले कर रही होती हैं। प्लेटलेट जो है नॉर्मली इनकी लेंस की तरह, कन्वेक्स लेंस की तरह इनकी शेप होती है। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट से ओरिजिनेट कर रही हैं। इनके ब्लड के अंदर 1.5 लाख से 3 लाख तक जो है इनकी कंसनट्रेशन होती है। उसके बाद इनके अंदर जो है रेमनेट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास मौजूद होता है, यानी कि ये एटीपी सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस, ठीक है, इसके भी रेमनेट्स होते हैं, मतलब ये कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स वगैरह भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर थ्रोम्बोजेन जो है, थ्रोम्बोजेन A2 सिंथेसाइज करने के एंजाइम मौजूद होते हैं। ये भी जो है वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके अलावा इनकी मेम्ब्रेन के अंदर जो है फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। वो फॉस्फोलिपिड जो है कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन में और उसके वेरियस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिवेशन में जो है रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लेटलेट्स के अंदर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं जिसमें एक्टिन है। उसके अलावा मायोसिन होती है। उसके अलावा थ्रोम्बोस्टेनिन एक प्रोटीन होती है। ठीक है, इस तरह इसके पास कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जिनकी कंट्रैक्शन का रोल भी प्ले करती है। तो प्लेटलेट्स का जो एवरेज इनका हाफ लाइफ होती है वो होती है 8 to 12 डेज़ के, 8 से 12 दिन के अंदर इनका जो मेटाबॉलिक मशीनरी है ये वीक हो जाती है। उसके बाद स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन की ट्रेबिकुली से पास करते हुए मैक्रोफेजेज जो हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये था प्लेटलेट्स के बारे में। अब आ जाती है फर्स्ट स्टेप जो ब्लड क्लॉटिंग में होता है, वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब क्या होता है कि एक ब्लड वेसल जो है डैमेज हुई है, और ब्लड वेसल की वॉल के अंदर स्मूथ मसल मौजूद होते हैं ट्यून का मीडिया के अंदर, जो सेकंड लेयर होती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो जब वेसल डैमेज हुई है, वेसल से खून जो है बाहर फ्लो कर रहा है, तो उस वेसल के मसल कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्यों होती है? लोकल मस्कुलर स्पाज्म हो सकता है। ठीक है, मसल का स्पाज्म हो सकता है। उसके अलावा न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स हो सकते हैं कि ब्रेन से डैमेज वेसल में सिग्नल जाएगा मसल को कि वो कंटैक्ट कर दें। ठीक है, न्यूरोजेनिक सिग्नल्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा डैमेज वेसल या प्लेटलेट्स जो हैं वहाँ पे वो सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से मसल जो कंटैक्ट कर जाता है। इसमें थ्रोम्बोजेन A2 जो यहाँ पे पड़ा है ये जो है अहम रोल प्ले करता है, थ्रोम्बोजेन A2। ठीक है, उसके अलावा अदर फैक्टर जो है वो भी रोल प्ले करते हैं इनकी कंट्रैक्शन में। तो जितना ज़्यादा वेसल वॉल को डैमेज ज़्यादा होगा उतनी कंट्रैक्शन जो है ज़्यादा होगी और उतनी रैपिडली कंट्रैक्शन जो है होगी। आगे नेक्स्ट प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को देखते हैं। ठीक है, अब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसकी मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ डायग्राम से। सपोज कि एक ब्लड वेसल है। ठीक है, ये एक ब्लड वेसल, इसमें यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये इसके अंदर ओपनिंग क्रिएट हो गई है डैमेज की वजह से। भी यहाँ से ब्लड जो है, ब्लड बाहर जो है फ्लो कर रहा है। अब होता क्या है, प्लेटलेट्स जो है नॉर्मल इसकी शेप क्या थी, हमने पढ़ा कि इसकी कन्वेक्स लेंस की तरह शेप थी। अब क्या होगा, ये प्लेटलेट को जब पता चला कि यहाँ पे टिश्यू जो है डैमेज हो चुके हैं, तो प्लेटलेट क्या करेगी, ये इनलार्ज होगी और ये इरेगुलर शेप अटेन कर लेगी। इसके सीडोपोड जो हैं बन जाएंगे, इससे वही उस डैमेज टिश्यू पे जाके अटैच होने लग जाएंगे। अब यहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज हुई है, साइड से इसका कनेक्टिव टिश्यू जो इसको वेसल को कवर कर रहा था, उसके बाद सराउंडिंग टिश्यूज जो हैं वो भी एक्सपोज हो चुके हैं ब्लड के साथ। यहाँ पे जो बाहर ब्लड लीक आउट कर रहा है, ये ब्लड जो है ये भी एक्सपोज है टू टिश्यूज़ के साथ। इसके प्लेटलेट्स भी टिश्यू के कंटेक्ट में है। तो जब टिश्यूज़ के साथ प्लेटलेट इन कंटेक्ट आती है तो प्लेटलेट जो है एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, अभी यहाँ से भी ये प्लेटलेट जो है एक्टिवेट हो गया ब्लड के अंदर भी। ठीक है,
तो अब ये यहाँ पे इसकी स्टिकीनेस बढ़ जाती है क्योंकि ये प्लेटलेट एक्टिवेट होने के बाद कंटैक्ट करती है और वेरियस स्टिकी फैक्टर जो है रिलीज़ करते हैं, जो इसको जो वॉल है वेस्कुलर वॉल इसके साथ चिपकने में मदद देती हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर से थ्रोम्बोजिन A2 भी रिलीज़ होगा, थ्रोम्बोजिन A2, उसके अलावा ADP भी प्लेटलेट से रिलीज़ होगा। अब ये दोनों क्या करते हैं, सराउंडिंग मजीद यहाँ से प्लेटलेट जो है जा रहे थे इनको पकड़ के लाते हैं, इनको कहते हैं जनाब आप लोग भी इधर आओ, इधर आके इस होल को बंद करो। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट जो है यहाँ पे इकट्ठे होने लग जाएंगे। ठीक है, अब प्लेटलेट्स काफ़ी सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और इस होल को जो है बंद कर देते हैं। इधर एक प्लग बना देते हैं, प्लग बनाते हैं मतलब ढक्कन बना देते हैं जो इस वेस्कुलर ओपनिंग को बंद कर देता है। इसको हम नाम देते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का। ठीक है, प्लेटलेट प्लग में जो प्लेटलेट्स हैं ये वेस्कुलर वॉल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा एक प्रोटीन होती है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। ठीक है, वो भी प्लेटलेट से रिलीज होता है, ट्रॉमाटाइज टिश्यू में जाता है, तो उसके साथ भी इनकी अटैचमेंट होती है। तो इस तरह ये ब्लड वेसल को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ये बन जाता है प्लेटलेट प्लग। लेकिन प्लेटलेट प्लग जो है ये लूज़ होता है, लेकिन जो इसकी क्लोज़ करने में, होल को क्लोज़ करने में जो है ये सक्सेसफुल हो जाता है अगर होल जो है समार। अब नेक्स्ट इसका स्टेप क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन का। अभी जो प्लेटलेट प्लग बना है, ठीक है, इसके अंदर फाइब्रिन थ्रेड्स बनते हैं। ठीक है, वो इस प्लेटलेट प्लग को मजीद मजबूती देते हैं, मजीद प्लेटलेट्स को और ब्लड सेल्स को इंट्रैप करते हैं, तो इस तरह क्लॉट बनता है। ठीक है, अब क्लॉट फॉर्मेशन जो है डिटेल से इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, अभी बस इतनी पार्ट लो। उसके बाद चौथा स्टेप है फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन का। इनके अब क्लॉट यहाँ पे बन चुका है, फाइब्रिन थ्रेड्स बने हुए, क्लॉट बन चुके हैं। अब क्या होता है कि फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, इस पर अटैक करते हैं। ठीक है, और इसको कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट करके इस पूरी ओपनिंग को जो है ये सही मानों में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जैसे वेसल पहले थी उस तरह इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं। तो इसको नाम देते हैं हम टिश्यू फॉर्मेशन का, जो फाइबर टिश्यू बनता है। ठीक है, तो अब क्लॉट की 2 फेट्स होती हैं, या तो क्लॉट जो है फाइब्रस टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर फाइब्रस टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू बनाता है वहाँ पे। ठीक है, तो या क्लॉट जो है डिजॉल्व हो जाता है, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड था क्लॉट बनना, तो यहाँ पे इससे टिश्यू बन जाता है। लेकिन जो क्लॉट जो है बाई टिश्यू के अंदर लीकेज की वजह से प्लेटलेट के बने हैं, उन क्लॉट्स को डिजॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन की तरफ कि क्लॉट किस तरह बनता है। अब क्लॉट फॉर्मेशन में जो है दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, उनके दरमियान एक कंपटीशन होता है, एक होते हैं प्रो कोगुलेंट और एक होते हैं एंटी कोगुलेंट्स। जो सब्सटेंसेस कोगुलेशन को प्रमोट करते हैं उनको प्रो कोगुलेंट कहते हैं, जो कोगुलेशन को या क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहे हैं उनको हम नाम लेते हैं एंटी कोगुलेंट्स का। अब ब्लड वेसल के अंदर हमने पढ़ा कि प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट जो है कोगुलेशन के अंदर अहम रोल प्ले कर रहे हैं। प्लेटलेट के सरफेस पे भी एक ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है। ठीक है, वो नॉर्मली प्लेटलेट जब वॉल वेसल वॉल जो यहाँ पे ठीक है, तो इधर प्लेटलेट जो है स्टिक नहीं कर रहे, वो ग्लाइकोप्रोटीन कोट जो है इसको इधर स्टिक करने से रोकता है। लेकिन जो डैमेज वेसल है उसके साथ वो इसकी पर स्टिकीनेस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये जो इसका कोट है, ठीक है, ये जो वेसल वाल, जो ट्रू वेसल वाल है, मतलब जो वेसल वाल डैमेज नहीं हुई उसके अंदर ये एंटीकोगुलेंट का रोल प्ले कर रहा है, और जब डैमेज वेसल है उसके अंदर ये प्रोकोगुलेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो इनकी जो क्लॉटिंग होगी या नहीं होगी इन दोनों के बैलेंस पर डिपेंड करता है। प्रोकोगुलेंट जो है डोमिनेट कर जाए तो क्लॉटिंग हो जाती है, एंटीकोगुलेंट डोमिनेट करें तो क्लॉटिंग नहीं होती। तो क्लॉट फॉर्मेशन में 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनता है कि सब्सटेंस एक बनता है, एक प्रोटीन कम्प्लेक्स होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक कम्प्लेक्स होता है प्रोटीन्स का। ठीक है, पहले नंबर पे ये बनता है। अब ये इसके बनने फॉर्मेशन के 2 पाथवे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, जिसमें काफ़ी सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। ये कौन कौन से, ये दोनों पाथवे जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे इतना याद रखें कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है क्लॉट फॉर्मेशन में पहले ये बनता है। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पड़ी होती है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन के अंदर। ठीक है, अब थ्रोम्बिन बन गई। अब थ्रोम्बिन क्या करती है, थ्रोम्बिन का काम ये होता है कि थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन थ्रेड्स के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, फाइब्रिनोजिन ब्लड के अंदर सॉल्युबल प्रोटीन है, फाइब्रिन जो है इनसॉल्युबल होती है, तो फाइब्रिन के धागे ये बनाती है। वो फाइब्रिन जो है इस प्लेटलेट प्लग के अंदर यूँ धागों की फॉर्म में यूँ एक मैश वर्क की जाली नुमा नेटवर्क जो है बनाती है। ठीक है, तो पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, फिर थ्रोम्बिन बनेगी, फिर फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन बनेगी। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन जो है एक प्रोटीन है। ठीक है, अल्फ़ा 2 ग्लोब्यूलिन से इसका तल्लक है। ठीक है, ये बिलोंग करती है अल्फ़ा 2 ग्लोब्यूलिन से। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिन को कॉन्टीन्यूसली सिंथेसाइज कर रहा होता है लीवर के अंदर इसकी सिंथेसिस होती है, उसके बाद प्लाज्मा के अंदर सिक्रीट होती है।
तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लिवर डिजीज़ हो जाए तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगी, जिसकी वजह से इसका प्रोथ्रोम्बिन का लेवल कम हो जाता है और इसकी वजह से क्लॉटिंग में डिफेक्ट आ जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो हो जाते हैं। अब दूसरा, लिवर को इसके बनाने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो उस केस में भी प्रोथ्रोम्बिन की कमी होगी, उस केस में भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो पैदा होते हैं। ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्लीव करके थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन का मॉलिक्यूलर वेट जो है प्रोथ्रोम्बिन से हाफ होता है। ठीक है। तो थ्रोम्बिन आगे ये सारे प्रोसेस को आगे मज़ीद कैटालाइज करता है। अब फाइब्रिनोजिन की बात कर लेते हैं कि फाइब्रिनोजिन जो है ये क्या बला है। ठीक है। फाइब्रिनोजिन जो है ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, लिवर इसको सिंथेसाइज कर रहा है और ब्लड क्लॉटिंग में इसका भी रोल है। ठीक है। अब फाइब्रिनोजिन जो है लार्ज मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है, मतलब कि ये ब्लड कैपिलरी से बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज़ नहीं कर सकती। तो इसी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है नॉर्मली उसमें क्लॉट फॉर्मेशन जो है नहीं होती। लेकिन अगर कैपिलरी की परमिबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो चुकी है या ब्लड वेसल डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से फाइब्रिनोजिन बाहर लीक आउट कर गया है, तो बाहर क्लॉट फॉर्मेशन जो है हो जाएगी। ठीक है। अब थ्रोम्बिन जो है इसके ऊपर क्या इफेक्ट करता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन से 4 पॉलीपेप्टाइड जो है इसे रिमूव कर देता है। ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड इसे उतार देता है। ठीक है। उसके बाद जब 4 पॉलीपेप्टाइड इसे उतर जाती हैं तो उसके बाद फाइब्रिनोजिन को हम नाम देते हैं फाइब्रिन मोनोमर का। ठीक है। फाइब्रिन मोनोमर का यानी कि फाइब्रिन का एक धागा बन जाता है। अब काफ़ी सारे फाइब्रिन के धागे जो हैं मिलते हैं और फाइब्रिन फाइबर्स को बना देते हैं। ठीक है। इस फॉर्म में फाइब्रिन फाइबर्स बना देते हैं। अब ये फाइब्रिन फाइबर्स क्या करते हैं, ये क्लॉट क्या रेटिकुलम बनाते हैं। इनके क्लॉट के अंदर एक मैश वर्क क्रिएट करते हैं। इनके सपोज कि ये प्लेटलेट प्लग जो है बना हुआ था यूँ। ठीक है। ये काफ़ी सारे प्लेटलेट्स यूँ जुड़े हुए थे। तो इसके अंदर अब क्या होता है कि फाइब्रिन के फाइबर जो हैं यूँ एक मैश वर्क सा बना देते हैं, एक जाली की तरह का नेटवर्क बनाते हैं, जिसके अंदर अब प्लेटलेट्स जो हैं वो भी ट्रैप हुए हुए हैं। कुछ ब्लड सेल्स जो है रेड ब्लड सेल्स आगे वो भी यहाँ पे ट्रैप होते चले जाएंगे। ठीक है। यूँ वेरियस सेल्स प्लेटलेट्स और कुछ प्लाज्मा इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है। तो इनिशियली जो फाइब्रिन के फाइबर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। लेकिन क्या होता है कि प्लेटलेट जो इसके अंदर ट्रैप हैं इनसे एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम नाम लेते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर का। ठीक है। अब ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग को प्रमोट करता है। ठीक है। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर ये जो इनके फाइब्रिन के फाइबर हैं इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑलरेडी मौजूद थी, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग जो करवाता है। कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है तो इनकी फाइब्रिन फाइबर्स की जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंकेज है वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। तो क्लॉट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद फाइब्रिन फाइबर जो है डैमेज वेस्कुलर वॉल जो है उसके साथ भी जुड़े होते हैं। सपोज ये वॉल थी डैमेज तो इसके साथ भी इनका कंटैक्ट होता है। ठीक है। तो इस तरह ये जो है जो मुख्तलिफ प्लेटलेट्स हैं उनको भी जोड़ के रखे हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ मजबूती से, और डैमेज वेसल के साथ भी जुड़े हुए हैं। इस तरह क्लॉट को ये मजबूती से होल जो बना हुआ है वेसल के साथ उसके साथ जोड़ के रखते हैं। अब फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर से पहले कि ये काम करे इसको भी एक्टिवेट करना पड़ता है, और इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसको भी थ्रोम्बिन ही एक्टिवेट करता है। थ्रोम्बिन वही थ्रोम्बिन जो फाइब्रिन जिनको फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब ब्लड क्लॉट बन चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है क्लॉट रिट्रैक्शन का। अब क्लॉट रिट्रैक्शन में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स यहाँ पे ट्रैप हुए हुए हैं, ठीक है, प्लेटलेट जो है कंटैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं। ठीक है। अब इनके सिकुड़ने से क्या होता है कि इसके अंदर जो प्लाज्मा था वो प्लाज्मा जो है इससे बाहर प्लाज्मा का पोर्शन जो है बाहर लीक आउट कर देता है। लेकिन अब ये प्लाज्मा नहीं खिलाता, अब इसको सीरम कहते हैं। क्यों? तो इसके अंदर जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स थे वो सारे यहाँ पे यूज़ अप हो चुके होते हैं। अब इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो मौजूद नहीं होते। ठीक है। तो क्लॉट डिटेक्शन से क्या होता है कि एक तो क्लॉट जो है कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। उसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर जो सीरम था वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे यानी कि इस तरह मैं समझाऊँ कि ये डैमेज वेसल वॉल थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लॉट यूँ जुड़ा हुआ था, ये पूरा क्लॉट इसको सपोज कर लें। अब जब ये कंटेक्ट करेगा क्लॉट, ठीक है, सिकुड़ेगा, कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो इन दोनों एंड्स को एक दूसरे की तरफ पुल अप करेगा। ठीक है। तो इस तरह वेसल वॉल के जो ब्रोकन एंड थे वो भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो इस तरह वेसल की ओपनिंग जो है इसके क्लोज करवाते हैं, क्लोज होती है क्लॉट डिटेक्शन के जरिए। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर पॉजिटिव फीडबैक जो है वो डेवलप होता है, यानी कि थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन को फैसिलिटेट कर रहा होता है। मजीद प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी मजीद थ्रोम्बिन बनाता चला जाता है। तो इस तरह पॉजिटिव फीडबैक डेवलप होता है जो मजीद क्लॉट फॉर्मेशन, मजीद प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करता है, और उस वक्त तक एक कंटिन्यू रहता है जब तक जो वेसल के अंदर होल है वो क्लोज नहीं हो जाता।
अब बुक पे आ जाएँ। चैप्टर 37 है गाइडन का हीमोस्टेसिस एंड ब्लड कोआगुलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये 4 स्टेप्स जो है बताए गए हैं, ठीक है। इन स्टेप्स को यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन का बताया गया, कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्यों हो रही है, ठीक है, वो यहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का स्टेप होता है, वो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आगे लिखा हुआ है। उसके बाद प्लेटलेट्स की जो है ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बयान की गई हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आपने पढ़ लेना है, ठीक है, इनको याद भी करना है, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड आ जाएँ तो यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का मैकेनिज्म लिखा हुआ है। सारा मैकेनिज्म मैंने बताया कि प्लेटलेट्स किस तरह अपनी शेप को चेंज करते हैं, उसके बाद जाके वेस्कुलर वॉल के साथ वो जुड़ जाते हैं, सराउंडिंग दूसरे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। एडीपी थ्रोम्बोसिन एक्टिवेट होता है जो दूसरे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है, तो इस तरह जो है प्लेटलेट प्लग बनता है। अब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि बॉडी के अंदर नॉर्मली डे लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वेसल के अंदर छोटे छोटे होल्स जो हैं वो बांध रहे होते हैं, ठीक है। सेल्स के अंदर भी होल्स बांध रहे होते हैं, इनको प्लेटलेट्स जो है कवर करके इनको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ब्लड क्लॉट बनता है। ब्लड क्लॉट का यहाँ पे डिटेल नहीं दी हुई इस पैराग्राफ में, ठीक है, वो आगे दी हुई है। उसके बाद क्लॉट की जो है 2 फेट्स होती हैं, तो उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट जो है अटैक करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बना देते हैं, या वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। अगर गैर ज़रूरी क्लॉट था तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, अगर ज़रूरी था तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने फिगर भी बनाई हुई है कि ब्लड वेसल जो है काटी गई, उसके बाद प्लेटलेट्स एग्रीगेट हुए हैं, फिर फाइब्रिन फाइबर बने हैं, ठीक है, क्लॉट बने हैं, उसके बाद क्लॉट रिट्रैक्शन हो गया और जो उसकी ब्लीडिंग जो थी वो रुक चुकी है। उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स का ये टेबल दिया हुआ है। टेबल जो है रिटर्न में तो नहीं आ सकता, वाइवा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए निमोनिक है, वो निमोनिक मैंने दूसरी उसकी अलग वीडियो है, वो आप देख लें, उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड कोगुलेशन का ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर बताया गया प्रो कोगुलेंट्स का, एंटी कोगुलेंट्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, उसके बाद थ्रोम्बिन बनेंगे, थ्रोम्बिन के बाद फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लॉट बनेगा। उसके बाद कन्वर्जन आ गई प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में। इसमें पैराग्राफ में यही बात लिखी हुई है कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के जरिए इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो इससे उसके बाद जो बाकी स्टेप्स हैं वो स्टेप जो हैं बहुत रैपिड होते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना, इनके जिसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। बाकी स्टेप जो है वो रैपिडली हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन के बारे में बताया गया कि लीवर सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और विटामिन के की कमी में, लीवर डिजीज़ की कमी में, लीवर डिजीज़ में इसकी कमी हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है। उसके बाद ऑनवर्ड आ जाएँ तो यहाँ पे फाइब्रिनोजिन के बारे में बताया गया, उसको भी लीवर सिंथेसाइज करता है और वो जो है लीक आउट नहीं करती कैपिलरी से, इसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी क्लॉटिंग नहीं होती। उसके बाद लिखा हुआ है कि थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजिन के साथ क्या करता है, ठीक है, वो सिर्फ 4 लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड चेन्स को उतार देता है, जिससे फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन मोनोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो वेरियस मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो वो फाइब्रिन फाइबर्स बना देते हैं। अब ये फाइबर्स क्या करते हैं कि ये मैशवर्क बनाते हैं क्लॉट के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर वेरियस प्लेटलेट्स हैं, अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो इंट्रैप हुए होते हैं। तो इसको इनिशियली क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े होते हैं, बाद में कोवलेंट बॉन्डिंग बन जाती है। कोवलेंट बॉन्डिंग कौन बनाता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बनाता है। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहाँ से रिलीज हो रहा होता है, प्लेटलेट्स के अंदर होता है, और इसको एक्टिवेट कौन करता है, वही थ्रोम्बिन करता है, जिस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजिन को एक्टिवेट किया फाइब्रिन मोनोमर के अंदर। उसके बाद क्लॉट रिट्रैक्शन आ जाती है जी। क्लॉट रिट्रैक्शन किस वजह से हो रही है, प्लेटलेट्स की वजह से हो रही है। प्लेटलेट जो है वो कंटैक्ट करती हैं, क्लॉट रिट्रैक्शन क्लॉट कंटैक्ट करता है, उससे जो डैमेज ब्लड वेसल की वॉल है वो क्लोज आ जाती हैं। और प्लेटलेट्स क्यों कंटैक्ट करती हैं, प्लेटलेट्स में हमने पढ़ा कि कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन, मायोसिन, थ्रोम्बोस्टैनिन वगैरह, ठीक है। तो इसकी कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं ये क्लॉट रिट्रैक्शन जो है करवाती हैं, ठीक है। क्लॉट रिटेक्शन किस किस की मौजूदगी में हो रही होती है, कैल्शियम आयन जो है इसके लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह के अंदर स्टोर हुआ होता है। तो उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक जो है क्लॉट फॉर्मेशन में होता है जी। पॉजिटिव फीडबैक में थ्रोम्बिन जो है वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का रोल होता है, प्लेटलेट्स का अपना रोल होता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह क्लॉट जो है बनता है और ब्लड फ्लो को स्टॉप कर देता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे को देखेंगे, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।